तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाले हैं और बहुत कम समय मिलेगा। अगर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा खासा तैयारी करना चाहते हैं, यानी इंग्लिश को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दे दूंगा कि ये मात्र एक ऐसी किताब है, इससे बाहर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इस बुक का रिव्यू देंगे कि वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द एसएससी एग्जाम। ये 13 साल से बच्चों के दिलों पर राज करी है किताब, और ये नीतू सिंह मैम की केडी कैंपस पब्लिकेशन से किताबें प्रकाशित हैं। और मैं इस किताब की पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ, यानी कि मैं इस किताब को पढ़ाने वाला हूँ आपको बिल्कुल फ्री में। इसका मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, यानी वर्ब की टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का एकदम निचोड़ में आपको पढ़ाऊँगा। यदि आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो बहुत ही अच्छा सेशन है। इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप बिगिनर पहले पढ़ चुके हैं तो ये आपके रिवीजन के लिए सबसे बड़ा दौड़ है। ठीक है, बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और ये क्या करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे। आइए, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है ये। ठीक है, चलिए। कह रहा है यहाँ पर टेंस। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। यानी टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब इसी टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। आज के सेशन देखने के बाद मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि टेंस का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। अगर आप पूरे सेशन को दिल से और लगन से पढ़ लिए तो फिर दोबारा कभी टेंस में आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, टेंस की डिफिनेशन क्या है आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। यानी टेंस किसी कार्य समय या अवस्था को क्या करता है? व्यक्त करता है। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। इसका जो दूसरा है, इसे कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। तीसरा है जो इसे कहते हैं भविष्य। भविष्य काल कहा जाता है। उम्मीद है कि ये तीनों काल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम वही कंडीशन है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम फ्यूचर का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये चारों सेम हैं, लेकिन बस इनके आगे नाम जुड़ जाएगा। प्रेजेंट का तो हो जाएंगे प्रेजेंट, पास्ट का जुड़ेगा तो पास्ट और फ्यूचर का जुड़ेगा तो फ्यूचर। अब प्रेजेंट की पहचान मैं आपसे बोलूं तो हैं हूं और हो। अब पास्ट की बात मैं करूं तो यहां पर हो जाएगा था, थी, थे। इसकी बात मैं करूं तो गा, गी और गे। ये 3 इसके पहचान मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान अलग होगी, कॉन्टिन्यूअस की अलग हुई, परफेक्ट की अलग और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अलग। अब लेकिन इनके साथ अगर प्रेजेंट रहेगा तो हैं हूँ रहेगा। ठीक है, अगर पास्ट का है तो था, थी, थे के साथ कॉन्टिन्यूअस की अलग पहचान, परफेक्ट की अलग पहचान और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अलग पहचान। बेसिकली हमको इंग्लिश में इनके हेल्पिंग वर्ब को देखना है, क्योंकि हिंदी तो आपको आएगी नहीं कि ट्रांसलेट करना है। हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे
कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन कॉन्टिन्यूअस है, कौन परफेक्ट है और कौन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उम्मीद है कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई हो। समझ में आ गया आपको? अगर बातें यहां तक की आपको समझ में आ गई तो आगे हम लोग बढ़े। चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है किसे कहते हैं और इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहचान है ता है, ती है और ते है। यानी ताती ते इंडेफिनिट है, हाँ हूँ प्रेजेंट है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गए। क्या बने? प्रेजेंट इंडेफिनिट बने। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम भिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। यानी कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है वो रेगुलर एक्शन को दिखाता है। जैसे आप जॉब को रूटीन है, जैसे रेगुलर एक्शन नियमित। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, तो जो कार्य आप रोज करते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाएगा। इसी का दूसरा भाई है इरेगुलर, जिसे अनियमित कार्य कहते हैं। अर्थक्वेक्स कम इन जापान, यानी कि जो भूकंप है वो जापान में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनियमित है तो भी सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हैबिट, अपनी आदत को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है। उसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो ब्रह्मांड की घटनाएं हैं वो सब भी किस में बनाया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी ये चारों पॉइंट अगर किसी सेंटेंस में मिले तो उस सेंटेंस का नाम क्या बताओगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल। अब आ जाइए नोट, यानी न्यूज़पेपर के जो हेडलाइन और स्पोर्ट के कमेंटेटरी में जो सेंटेंस यूज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है मेरे भाई। यानी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो भी, जैसे पीएम साइन डील, पीएम ने साइन डील को साइन करते हैं, ये भी किस पे हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। सचिन स्ट्राइक्ड द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री, सचिन ने बॉल को मारा, कहाँ पर जाती है वो? बाउंड्री के पार जाती है। तो ये भी सेंटेंस कह रहा है कि जो स्पोर्ट्स के कमेंटेटरी होती है वो भी किस टेंस में बनाया जाता है? प्रेजेंट में बनाया जाता है। और जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वो भी प्रेजेंट में ही होता है। यानी प्रेजेंट के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। उसके बाद कह रहा है कि निकट भविष्य के किसी प्लान को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे। अब यहाँ पर गागी के मिल रहा है, इससे मतलब नहीं है, ये हाल ही फिलहाल का जो है यानी फिक्स प्लान है कि वह जाएंगे, तो जाएंगे तो भी किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये जो आपके सिंटेक्स दिए गए हैं इन्हीं पे हम लोग बेस, अब मैं बताऊंगा सेंटेंस। चलिए अब ध्यान से अगर देखोगे तो मैं उन सारी चीज़ों को जो छोटा करके अगर बताऊं तो कुछ इस तरीके से रहेंगे। अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सब्जेक्ट और V1 प्लस V5, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू और डू के बाद डच, डच के बाद रहेगा आपका V1 नॉट रहेगा, नॉट और नॉट के बाद V1, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपका रहेगा डू डच। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा
इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू और कमाम डज, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, आ जाओ। चलो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अगर मैं लिख दूं कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है कि मैं लिखूंगा आई वी यू और कमा दे, इनके साथ जो लगाएंगे वो लगाएंगे डू और डज रहेगा आपका किसका, नॉट, सॉरी डू नॉट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब अगर बात मैं करूं तो डू नॉट लगेगा। ठीक है, डू नॉट। लेकिन मैं यहीं पे बात करूं ही सी इट कोई एक नाम, तो इनके साथ आपका क्या लगेगा, डज, और डज के साथ क्या रहेगा, नॉट। ये तो हो जाएगा निगेटिव के लिए, ये हो जाएगा पॉजिटिव के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि यस डबल यस यस एच सी एच ओ एक्स और जेड, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो और वर्ब में ये सेंटेंस हो तो किसका प्रयोग करोगे, ईएस का प्रयोग करोगे। किसका, ईएस। अगर ये ना हो किसका प्रयोग करोगे, यस का प्रयोग करोगे। लेकिन सब्जेक्ट आपके ये होने चाहिए, इन सब्जेक्ट के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब में ये शब्द दिया है ईएस लगाना, और न दिया हो तो यस लगाना। जैसे गो, गो में क्या दिया हुआ है, ओ, क्या लगाएंगे, ईएस। यहीं पर मैं लिख रहा हूँ प्ले, अब प्ले में वाई है, वाई कहीं नहीं है, यस। लेकिन इसके कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट इनके साथ ये होने चाहिए। ठीक है, अगर यही सब्जेक्ट ये हैं तो इनके साथ न तो यस का प्रयोग करेंगे और न ही ईएस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई स्पीक तो ये हो जाएगा V1 और V5 को ही हम लोग बोलते हैं यस या ईएस फॉर्म। अगर यहीं पे मैं लिख दूं कि ही गोस टू बिहार, वो कहाँ जाता है, बिहार। अब इस तरीके से सेंटेंस आपको मिला है तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस क्या है। अगर V1 हो तो भी क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर V5 हो तो भी टेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या इतनी बात मेरी समझ में आपको आ गई। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा सेम वही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, क्या लिखा है, सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके साथ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे अथवा प्लूरल हो तो हम लोग इस सिंटेक्स का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इस सिंटेक्स का प्रयोग करेंगे। तो अगर मैं इनके जगह पे सिंपल से यहाँ पर बता दे रहा हूँ इस चीज़ को, तो क्या आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, बात तो वही है। अब मैं एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, मैंने कह दिया कि आई, मैं सेंटेंस लिखा आई डू नॉट प्ले अ गेम। अब इसमें सेंटेंस को पहचानना कैसे कि ये कौन सा सेंटेंस, ये निगेटिव है क्योंकि नॉट है, और किसका निगेटिव, क्योंकि डू नॉट लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। अब एक वचन के साथ डज का और बहुवचन के साथ डू, यही पे मैं लिख दूंगा ही, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, डज, और डज के बाद क्या हो जाएगा, नॉट, और प्ले के लिए प्ले अ गेम, ही डज नॉट प्ले अ गेम। अब मेरी बात आपको कुछ समझ में आ रही होगी कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट, अफर्मेटिव के साथ V1, और वहीं पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ईएस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ यहीं से सेंटेंस की शुरुआत होती है। फिर देखिए यहाँ पर अब हम इंट्रोगेटिव, डू यू प्ले अ गेम, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ डू
ही प्ले अ गेम। अब बताओ दोनों सेंटेंस में सही कौन है, डू यू प्ले कि डू ही। यहीं पर देखना आपको है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, इसका मतलब ये गलत और ये क्या हो जाएगा आपका सही। अब यहीं पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, वाई डज, मैं लिख दे रहा हूं दे, ठीक है, स्पीक क्या चीज इंग्लिश, वाई डज दे स्पीक इंग्लिश। तो अब इस सेंटेंस को पहचानना है, एक और मैं लिख दे रहा हूं, वाई डू दे स्पीक इंग्लिश। ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को बिना कुछ बोले। देखो ये वाई डज दे स्पीक इंग्लिश, वाई डू दे स्पीक इंग्लिश, दोनों में सेंटेंस सही कौन और कौन गलत है आप खुद सोचो। मैं यही बोला हूं कि सब्जेक्ट प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, ये तो सिंगुलर है, इसका मतलब ये गलत है और ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक तब सही, क्योंकि ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर इनके साथ क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है फिर भी इन दोनों को ही देखेंगे, गलती यहीं पर पहचानी जाती है। कैसे, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि आई डज नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द क्लास, नो एरर। ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब बताओ गलती कहाँ है, ढूंढो इस सेंटेंस में गलती कहाँ है। गलती आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर तो बात हो रही है कि ये प्लूरल है, लेकिन बात यहीं पर फंस रही है कि ये आपका सिंगुलर है। ये कैसे संभव हो सकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, यही गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, यही चीज़ देखना होगा आपको टेंस में। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपको सेंटेंस है वो समझ में आ गया होगा। और एक बात और याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। 14 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इन 14 क्वेश्चन वर्ड में से आपको सबसे जरूरी चीज़ देखना है कि इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। क्या आपको समझ में आया बात, बोलिए हाँ या ना। चलो अब आ जाओ यहीं पर पास्ट का देखते हैं। पास्ट का तो बहुत आसान है, जैसे कह रहा है ता था और ती थी और कमा ते थे। ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा था ता था ती थी ते थी, अगर किसी हिंदी वाक्य की पहचान मिले तो उसे सिंपल प्रेजेंट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी, सिंपल प्रेजेंट का नाम देते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन क्या कह रहा है कि जो कार्य खत्म हो चुका और सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। जो कार्य समाप्त हो चुका है वो सिंपल पास्ट में आता है। इसके साथ यही नियम है कि सब्जेक्ट और यहीं पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हो जाएगा अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए हो जाएगा, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव के लिए कर सकते हो। किसके लिए, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव के लिए। अगर निगेटिव में देखा जाए तो सब्जेक्ट और डिड नॉट को ही शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट, V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखना चाहते हो तो पहले डिड रहेगा, फिर सब्जेक्ट V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसमें निगेटिव शब्द आएगा तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखना, फिर लिखना वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के लिए यहीं पर क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। अगर आपका लगा हुआ है क्या चीज़, नॉट लगा है तो शॉर्ट में नॉट लिख सकते हैं, डिडंट लिख सकते हैं। अब इसी बेस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं इसी बेस पे आपसे सवाल पूछूंगा कि कैसे होता है सवाल। अगर मैं लिखूं कि आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, तो यहाँ पर जो वर्ब ये V2 है, तो वर्ब से पता लगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैंने बोल दिया कि आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, अब ये कौन सा सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट लगा है, तो डिड नॉट से पता लगा कि यह है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो डिड नॉट अगर लगा हो या डिड लगा हो तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मैंने कह दिया डिड आई स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप, अगर यहीं पे मैं बोल दूं कि वाई डिड आई स्पीक इंग्लिश, वाई डिड आई स्पीक इंग्लिश, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे आप तो एक बात समझ में आएगी कि डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप, दोनों में डिड लगा है और डिड किस टेंस को बताता है? पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। ये स्ट्रक्चर बेस्ड है और इसी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। अगर स्ट्रक्चर याद है कि किस टेंस का क्या पहचान होती है और किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग क्रिया लगती है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ खास बात है, उसको भी देख लेते हैं। खास बातें हैं, कह रहा है कि अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट इज हाई टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। यानी सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट हो, इन वर्बों से स्टार्ट हो, तो मान के चलिए कि उनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? V2 लगेगा। जैसे इट्स टाइम यू शुड, शुड कहाँ से लगेगा मेरे भाई? सेंटेंस गलत है। इट्स टाइम यू स्टडीज, यानी सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही। अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इन दोनों से स्टार्ट हो तो इनके बाद जो सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगेगी वो होनी चाहिए सेकेंड फॉर्म। लेकिन नोट में, आप नोट में भी लिख सकते हो, क्या कह रहा है? लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी इट्स टाइम के बाद अगर टू लग जाए तो याद रखिएगा टू के बाद हमेशा क्या आता है? V1 आता है। क्या आता है? V1 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है इट्स टाइम टू स्टडी, ये सही है। ये क्या है? सही है। इट्स टाइम टू स्टडी। बात समझ में आई? अब यहाँ पर एक और चीज़, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं कि एक सेंटेंस, इसी सेंटेंस को दो तरीके से भी, एक तरीका और है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब डू, डिड, डज अगर किसी मेन वर्ब पर प्रभाव डाले तो वहाँ पर डिड के बाद और डू, डिड के बाद और डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। एक वाक्य में डू, डज एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है। ये हेल्पिंग रूप में नहीं हुआ है क्योंकि ये नॉट इनके साथ आना चाहिए। लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देता है, यही डू इस पे वर्ब पर जोर देता है, तो हम डू, डज और डिड का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। ऐसे मेन वर्ब V1 में होना चाहिए और ये हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यू डू कम हियर एवरी डे, तुम यहाँ आया करते थे। यू डिड मेक अ मिस्टेक, तुम गलती करते थे। ठीक है, अब आ जाओ। अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर देखिए, भूतकाल का मतलब स्टडी, मैं लिख दे रहा हूँ स्टडी एगो बिफोर जस्ट। ये सेंटेंस, अगर ये वाक्य किसी सेंटेंस में है तो इनका जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो स्टडी है, ये हैव नहीं होना चाहिए, ये केम होना चाहिए, इसीलिए गलत है। ये नीचे वाला क्या आपका? सही। इनके साथ जो भी सेंटेंस आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा मेरे लल्ला। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। अब आ जाइए, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या कहता है। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसकी जो पहचान होती है गा, गी और गे।
कह रहा है कि जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। इसमें दो ही बात याद रखना है, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी ही, सी, इट, राम, यू और कमा दे, इनके साथ आप लोग प्रयोग किसका करेंगे, विल का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे लाडलो। ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये आपके जीवन के लिए हमेशा के लिए छप जाए। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, विल शैल के बाद आप लोग लिखेंगे V1, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे, अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो सेंट हो जाएगा और ओंट हो जाएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए पहले शैल और विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, और अगर नॉट सब इसमें आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। और इसका एक क्वेश्चन वर्ड है तो ये क्वेश्चन वर्ड का सेकेंड टाइप हो जाएगा। अब इसी पे आपको क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। तो मैं तुमसे मिलूंगा तो आई शैल मीट यू, तो आई के साथ शैल प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये सही हो जाए। अगर निगेटिव बनाना होगा तो आई शैल के बाद क्या जाएगा, नॉट, और मिलने का मीट यू, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि विल यू मीट मी। अब देखिए विल यू के साथ विल का प्रयोग हुआ है। अब ये पे क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ सकते हो, वाई विल यू मीट मी, वाई विल यू मीट मी, ये तो होते हैं इसकी पहचान। इन चारों सेंटेंस को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही आपका जवाब है। चलिए, मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किससे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है रहा है और रही है और रहे हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं खड़ा है और क्या है, बैठा है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। इसका मतलब जो कार्य वर्तमान में यानी कि वाक्य को बोलते समय हो रहा हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है जिस वाक्य के अंत में रहा रही और जो कार्य अभी जारी हो, तुरंत जारी हो, कुछ समय पहले शुरू हुआ है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तो उन सेंटेंसों को हम इसके अंतर्गत बताते हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें है आई के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे एम और प्लस V1 के साथ ING का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ही, सी, इट, कोई एक नाम। इनके साथ जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे इस, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे हम लोग, वर्ब प्लस ING। इसके बाद लिखेंगे यू, वी, दे। इनके साथ हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, आर, V1 और प्लस ING। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। 3 हेल्पिंग क्रिया लगेगी और तीनों में ये लगाएंगे। जैसे आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है और वर्ब में ING का प्रयोग हुआ, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। लेकिन कुछ और इसकी पहचान है कि कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंतर्गत बनाया यानी रखा जाता है। जैसे कह रहा है कि कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड। कोस्टल एरियाज गेटिंग मर्ज का मतलब हो रहा है मिल रही हैं, और कह रहा है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो हमारे देश की जनसंख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये बढ़ रही है लेकिन देखा नहीं जा रहा है। ये भी सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा।
ये कहीं अलग से नहीं आया है। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद इनमें कह रहा है कि निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। तो किसी भविष्य काल में होने वाला अगर निकट है तो भी किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अभी तो एक मैं आपको बता ही दिया हूँ, ये फार्मूलाज हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बी वन ऑब्जेक्ट आई एन जी, सेम वही है। अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, और उसी को शॉर्ट में लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, इस तरह लिखेंगे। अगर नॉट है तो इस तरह लिखेंगे, यहीं पर जोड़ देंगे क्वेश्चन वर्ड, तो हो जाएगा इस तरीके से, ये नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है एम नॉट का कोई कंस्ट्रक्ट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन टैग जब मैं पढ़ाऊंगा तो और समझ में इसको समझाऊंगा। आई एम हो, अगर इसका क्वेश्चन टैग लिखना हो तो इसका कोई कंस्ट्रक्ट फॉर्म नहीं होता कि एमंट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अरंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अरंट लिखेंगे। अरंट आई। इज एम आर का प्रयोग कर रहा है कि ही सी इट राम नाम के साथ सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का, और इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि माई फादर इज वर्किंग, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं इन अ बैंक में, एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इज अ स्कूल, मेरा भाई जो है वो पढ़ रहा है स्कूल में। यहाँ पर सेंटेंस गलत है। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। कह रहा है जब वाक्य रूटीन, तो अभी तुम्हें पता है ये रूटीन को दिखा रहा है कि रूटीन तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग न करें बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। लेकिन अगर ऐसा कोई कुछ कार्य अवधि के लिए हो तो रूटीन एक्शन तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। ये रूटीन नहीं है, ये कुछ पल के लिए है। कुछ पल के बाद नौकरी जब मिल जाएगी तो छोड़ दोगे, इसका मतलब ये पूरा हमेशा के लिए नहीं है, ये रूटीन नहीं है, ये तैयारी है, ये मजबूरी है। तो हम लोग इसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक है, अब आपको इसी में देखना है। अगर मैं आपको लिख दिया आई एम हेल्पिंग द पुअर, मैं पुअर की मदद यानी गरीबों की मदद कर रहा था, तो आई के साथ एम और एम के बाद जो वर्ब लगा है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर मैं लिख दूं कि ही, अगर मैं आपका सामने लिखूं ही और ही के साथ हो जाएगा इज नॉट, ही इज नॉट हेल्पिंग द पुअर, तो ही के साथ इज नॉट और उसमें वर्ब में आईएनजी। अगर इसी को लाना तो इज को पहले रख देंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो वाई को पहले लिख देंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, ही लिखेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग, क्या चीज़, हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द पुअर, क्वेश्चन वर्ड। तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव ये सेकेंड टाइप हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेंटेंस दिख जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी दिखा मिल जाए तो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। लिखने की जरूरत नहीं मेरे भाई, लिखो मत। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ जाओ, और नहीं समझ में आ रहा है तो अब लिखो। ठीक है, चलो। इसके बाद करा कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या कहते हैं, सबकी बात एक ही है मेरे लाडलो, यानी इसमें भी रहा रही आएगा। इसमें मैं लिख सकता हूँ रहा, अब बस क्या जुड़ जाएगा, था, रही, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था। ये सेंटेंस भी बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कह सकते हैं कि जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। यानी भूतकाल में जो हो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था, ये सेंटेंस बनेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर सेम कह रहा है आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। यहाँ पर भी सेम देख सकते हैं कि वाज वर लगेगा, एक वचन के साथ वाज लगेगा, इसमें आई के साथ भी हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। काल्पनिक वाक्य भी देखते हैं, यहाँ पर वाज है वर है,
ये हो जाएगा एक वचन, ये हो जाएगा बहुवचन। ये सेंटेंस आपको देखना है कि सब्जेक्ट के बाद वाज वर, सब्जेक्ट जैसा वैसा वाज वर का प्रयोग करेंगे। उसमें यहाँ पर दे रहा है कि काल्पनिक वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ, अगर सेंटेंस काल्पनिक हो यानी ऐसा है कि कल्पना कर रहा है, तो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो, वहाँ पर वर्ब का ही, मेन वर्ब में ही इसका प्रयोग करेंगे। आई के साथ वर्ब प्रयोग कर दी, ये सेंटेंस गलत नहीं है। यहाँ पर देखिए इफ़ ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, लेकिन इसके साथ वर्ब लगा है, क्या चीज़ आपका बिफोर लगा है। चलिए इसके बाद फ्यूचर को जो दिखा रहा है देखते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है रहा, होगा, रही, होगी और कमा रहे, होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन्हें बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। कह रहा है कि वी शैल बी टॉकिंग बी एग्जाम एट दिस टाइम्स नेक्स्ट मंथ। अगर हम कह रहा है कि हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम के इस समय कि अगले महीने क्या होगा, हो रहा होगा हम लोग का पेपर। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है तो ध्यान से सुनेंगे। वो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, आई और वी, इसके साथ हम लोग करेंगे शैल वी, और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल बी। सेम कंडीशन, सब्जेक्ट शैल प्लस बी और वर्ब में आईएनजी। निगेटिव के लिए शैल बी के बाद लगाएंगे नॉट, विल और शैल के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे वर्ब में आईएनजी। ये सेकेंड यानी कि शॉर्ट में है, इसलिए इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है शैल, सब्जेक्ट फिर लगाएंगे बी। ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, निगेटिव के लिए, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, अब उसके बाद करा कुछ वर्ब का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य आईएनजी के फॉर्म में नहीं होता है। अब आपको टेंस पहचानना होगा कॉन्टिन्यूअस, तो जिसमें विल और शैल के साथ बी लगा होगा और वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो इसे कौन सा टेंस बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं लगा होगा, लेकिन वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस ही कहलाएंगे। और जैसे देखिए जो कह रहा है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इनमें अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। थिंकिंग पर्पज, जो प्रोसेस, जो थिंकिंग के लिए प्रयोग होते हैं वर्ड, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। उसी तरीके से शोविंग पोसेशन, अधिकार बताने वाले, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोसेस, कंटेन, कंसिस्ट। इसके बाद कह रहा वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग, जो भावना को बताते हैं, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। और कह रहा है कि वर्ब इन जनरल, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम और होप, रिफ्यूज, इनके साथ वर्ब का में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इनमें से कोई भी वर्ब हो अगर आईएनजी लगा हो तो समझ लीजिएगा सेंटेंस गलत है। जैसे ही इज ओविंग, ओ है, ओ उसमें आईएनजी लगा है, क्या हो जाएगा, गलत, ओन हो जाएगा सही। दिस हाउस इज बिलोंगिंग, बिलोंग के साथ हम लोग किसका नहीं प्रयोग करेंगे, आईएनजी, सेंटेंस गलत, बिलोंग्स होना चाहिए, सेंटेंस सही। उसी प्रकार से मीनिंग में गलत। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो स्टैंडिंग में गलत। इसके बाद स्टैंडिंग गलत है। आई सी, सीइंग, सॉरी सीइंग में आईएनजी तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है अजय, लेकिन यहाँ पर नोट देखिए, अगर हैव का प्रयोग अधिकार होना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अगर किसी जगह अधिकार दिखाना हो कि आई हैव अ कार पे मेरा अधिकार है, तो यहाँ पर आई के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कह रहा है कि हैव का अर्थ निकलता है खाना, इंजॉय करना, तो हैव में आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। इंजॉय करना और खाना बात आएगी तो इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मैं एक पीस यानी एक टुकड़ा केक का खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो खाने की बात हो रही तो इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ कार, यहाँ पर कार पर अधिकार बता रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि हम थिंक, रिजेंबर,
ठीक है। सो रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर जिनका प्रयोग सामान्य वाक्य में आईएनजी में नहीं होना चाहिए, अगर वाक्य भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनके साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप 2 और 4 देख सकते हो। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सही हो, यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन भावना बताने के लिए कि आई थिंक यू आर राइट, मुझे विश्वास है, मुझे लगता है कि तुम सही हो, यहाँ पर भावना बता रहा है, इसका मतलब है क्या है, सही है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इट वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तुम्हें मारने जा रहे हैं, यहाँ पर भावना व्यक्त नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। इट अपियर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, वो हमें मारने जा रहे हैं थे, ठीक है। यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छा दिख रहे हो, भावना को व्यक्त कर रहा है। तो जब भावनाओं को व्यक्त करेंगे, भावनाओं को दर्शाने के लिए, तब इसमें आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और कह रहा है कि जिरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा सकते हैं, यानी इन्हीं वर्बों का जो प्रयोग है, अगर वो पार्टिसिपल यानी कि जिरंड के रूप में होगा तो जिरंड किसे कहते हैं। जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये बन जाता है जिरंड, और ये करता है सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। कह रहा है बीइंग इल आई कुडंट नॉट कम, कह रहा है कि यहाँ पर बीइंग के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये जिरंड के रूप में हुआ है, और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीमार होने के कारण मैं नहीं आ सका। गेट में आईएनजी लगा दिया, गेटिंग अ जॉब इज अ ईजी नाउ अ डेज, आजकल जॉब पाना बहुत आसान है। सीइंग अ बिलीविंग, कह रहा देख कर विश्वास करना, तो यहाँ पर देखिए जिरंड के रूप में हुआ, यहाँ पर भी जिरंड के रूप में हुआ, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन अगर विस्तार में जानकारी के लिए वर्ब एडवांस, जब मैं वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा तो और विस्तार से इसको पढ़ाऊंगा ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आए। सभी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो तो वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, यानी प्रेपोजिशन जैसे मैंने लिख दिया ऑन, इन, विथ, बाई, ठीक है, इन सब के साथ ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनके साथ अगर वर्ब हो तो वर्ब में क्या होना चाहिए, आईएनजी होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि बैट्स आर केपेबल ऑफ हियरिंग, तो यहाँ ऑफ प्रेपोजिशन इसके साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग का मतलब यहाँ पर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं बचा होगा, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं सर यहाँ पर डाउट है, मैं उसे निश्चित रूप से बताऊंगा और आपका मैसेज बिल्कुल पिन किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा क्लास तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 लेकर, और पार्ट 2 में पूरे टेंस को समाप्त कर दिया जाएगा और बहुत बेहतरीन से आपको पढ़ाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी।